बैंकिंग एंड फाइनेंस में आज टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ चार्जिंग द सिक्योरिटी। यानी अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो टाइप ऑफ लोन को देखते हुए बैंक कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ या कोलेटरल चार्ज कर सकता है। यानी अगर मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर किया जाए या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर किया जाए अगेंस्ट द लोन, तो हम इसे किन कंडीशंस में या किन टाइप्स में फिर डिस्कस करेंगे। जो बेसिक कोलेटरल या मोड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ जो हैं वो लीन है, मॉर्टगेज है और प्लेज है। हाइपोथिकेशन भी फोर्थ कंडीशन हम देखते हैं, फोर्थ सिक्योरिटी की टाइप देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही कुछ क्लियर करेंगे कि जब आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगर लोन लिया जाता है, तो उस कंडीशन में बैंक अगर कोई सिक्योरिटी चार्ज करे या उस सिक्योर्ड लोन हो, तो लीन कब डिस्कस किया जाएगा या कौन सी किस आप लोन में सिक्योरिटी को लीन कहेंगे, किस लोन में सिक्योरिटी को मॉर्टगेज कहे जाएगा, किस लोन में सिक्योरिटी को प्लेज कहा जाएगा। तो फर्स्ट हम पॉइंट ले सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा आज टॉपिक है वो है लीन। A lien is a claim or a legal right against assets that are typically used as a collateral to satisfy a debt. A lien could be established by a creditor or a legal judgment. A lien serves to guarantee an underlying obligation, such as repayment of the loan. If the underlying obligation is not satisfied, the creditor may be able to seize the asset that is the subject of the lien. अब आप ये पूछ के लिए हमें यह करना होगा कि जब आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंकर्स लीन किसे कहा जाएगा। बैंकर्स लीन एक बैंकर का लीगल राइट है अगेंस्ट द एसेट, अगेंस्ट योर एसेट, अगेंस्ट द एसेट यू सिक्योर्ड फॉर द लोन। कि आपने बैंक से लोन लिया और उसके अगेंस्ट आपने अपने एक एसेट को सिक्योर करवाया, एज अ कोलेटरल अपनी पोजेशन ट्रांसफ़र की। यानी हम ये कुछ कह रहे हैं कि लीन क्या है, क्या अ लीन इज़ अ बैंकर्स राइट कॉल्ड बैंकर्स जनरली। यानी लीन बैंकर्स का एक राइट है, एक जनरल राइट है, एक लीगल राइट है आपके एसेट के अगेंस्ट। या अगर फ्यूचर में डेटर लोन पे नहीं कर पाता, डिफ़ॉल्टर कंसीडर होता है, तो फिर बैंकर यानी क्रेडिटर उसको लीगल राइट होगा कि वो प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपने जो लोन पेमेंट्स हैं या इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको रिकवर कर ले। तो लीन में हमें दो पॉइंट यहाँ नज़र आ रहे हैं। यानी लीन की कंडीशन में हम मेजर दो पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट ये होता है कि द राइट ऑफ द बैंकर टू रिटेन गुड्स बिलोंगिंग टू द डेटर। लीन जो है वो बैंकर का लीगल राइट हमने कहा। तो लीगल राइट हम क्यों कह रहे हैं कि लीगल राइट इसलिए कह रहे हैं कि बैंकर्स राइट टू रिटेन द गुड्स। बैंकर के ये राइट होता है कि बैंकर डेटर की जो गुड्स हैं, उसके जो एसेट्स हैं, उनको रिटेन रख सकता है अपने पास, उनकी पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी गुड्स को अपने पास रिटेन कर लेगा। रिटेन करने उस वक्त तक ये रिटेन रहेगा जब तक आप मुकम्मल यानी जब तक डेटर फुल पेमेंट नहीं कर देता। और अगर डेटर डिफ़ॉल्टर कंसीडर हो तो उस कंडीशन में लीन को यानी एसेट को लीन एसेट को बैंकर सेल आउट कर सकता है, उसकी ऑक्शन कर सकता है और अपनी इंस्टॉलमेंट्स, अपनी पेमेंट रिकवर कर सकता है। सेकंड कंडीशन हो सकती है द गुड्स आर टू बी केप्ट इन पोजेशन बाय द बैंक टिल द एंटायर लोन इज पेड बैक। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पोजेशन उस वक्त तक बैंक के पास रहेगी जब तक आप मुकम्मल लोन पे नहीं कर देते। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा लीन। लीन है क्या? लीन इज अ बैंकर्स लीगल राइट अगेंस्ट योर एसेट, अगेंस्ट द एसेट यू सिक्योर्ड। कि आपका वो एसेट जो आप सिक्योर करवा चुके हैं, जिसको एज अ कोलेट्रल आप यूज़ कर चुके, जो एसेट आप बैंक को ट्रांसफ़र कर चुके हैं, जिस एसेट की पोजेशन बैंक को आपने दे दी, तो उसे आप कहेंगे कि बैंकर्स लीन। अब बैंकर के वो लीगल राइट है, बैंक उसको यूज़ नहीं कर सकता। बैंक उसको उस वक्त सेल आउट नहीं कर सकता जब तक आपकी
इंस्टॉलमेंट पेमेंट, या आप कह सकते हो कि लोन का जो टाइम है, पेमेंट टाइम है, मैच्योरिटी टाइम है, वो फुलफिल नहीं होता। जब तक डिफ़ॉल्ट टाइम फुलफिल नहीं होगा तब तक आप बैंकर आपके एसेट को ना बेच सकता है ना यूज़ कर सकता है। सिर्फ़ उसके पास पोज़ेशन रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी आपके लोन की। हाँ, अगर आप डिफ़ॉल्टर कंसीडर होते हैं तो फिर बैंकर इस प्रोडक्ट को, इस एसेट को सेल आउट कर सकता है और अपनी रिकवरीज़, अपनी इंस्टॉलमेंट्स रिकवर कर सकता है। अब हम सिर्फ कुछ मेजर पॉइंट देख लेते हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। द फर्स्ट पॉइंट इज द लीन इज अ क्लेम और द लीगल राइट अगेंस्ट एसेट दैट आर टिपिकली यूज्ड एज अ कोलेटरल टू सेटिस्फाई अ डेट। यानी लीन क्या है? लीन बैंकर को वो राइट दे देता है कि वो जो एसेट आपने एज अ कोलेटरल, एज अ सिक्योरिटी अपने लोन के अगेंस्ट रखा है, बैंक को पोजेशन दे दी है, उसको सिक्योर करवाया है, बैंक के पास अब राइट चला गया है, उस राइट को आप क्या कहेंगे? लीगल राइट को लीन कहेंगे। If the underlying obligation is not satisfied, the creditor may be able to seize the asset that is the subject of the lien. प्रीवियस स्लाइड में ये बात की कि अब आप अगर अपनी ऑब्लिगेशन, आप अपनी लाइबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते, आप लोन पेएबल हैं, लोन नहीं दे पाते, इंस्टॉलमेंट पेएबल हैं, बैंक को इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते, जो टाइम आपको स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है, तो अब आपके एसेट को बैंकर सीज कर सकते हैं। Various types of liens can be established including by the creditor legal judgment or tax authority. अब लीन के काफ़ी टाइप्स हो सकते हैं। टैक्स है, टैक्स लीन है, लीगल लीन है, जजमेंटल लीन है, तो वो हम फर्दर स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने इस पॉइंट को क्लियर किया कि लीन है क्या? लीन इज अ लीगल राइट अगेंस्ट द एसेट सिक्योर्ड, कि जिस एसेट को सिक्योर्ड किया गया उसकी पोजेशन, उसका राइट जब बैंकर के पास होगा तो इसे आप कहेंगे लीन। अब है कि हाउ लीन्स वर्क, क्या कंडीशन होती है, क्या तरीकाकार होता है, तो ये थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। A lien provides a creditor with the legal right to seize and sell the collateral, property or asset of the borrower who fails to meet the obligation of the loan or contract. यानी अगर आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसको आप इन टाइम पेमेंट नहीं कर पाते, तो अब आप राइट दे चुके थे, तो आपका एसेट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। The property that is the subject of the lien cannot be sold by the owner without the consent of the lien holder. और यहाँ ये भी ज़रूरी है कि अगर आप लीन करवा चुके अपने एसेट को, अपने एसेट की आप कह सकते हो कि सिक्योर करवा चुके हैं किसी लोन के अगेंस्ट, तो आप उस एसेट को नहीं बेच सकते बैंकर की इजाज़त के बगैर। द फ्लोटिंग लीन रेफर्स टू द लीन ऑन इन्वेंट्री और अदर अनफिक्स्ड प्रॉपर्टी। यहाँ एक पॉइंट ये क्लियर कर लें कि आप करंट एसेट्स को जब सिक्योर करवाती हैं तो यहाँ हम कहते हैं कि फ्लोटिंग लीन्स। यानी अगर एक डेटर अपने करंट एसेट्स को, जैसे इन्वेंट्री हो गई, स्टॉक पड़ा है, तो उसको अगर आप लीन करवा लें, उनको आप एज उसको सिक्योर करवा रहे हैं लोन के अगेंस्ट, तो इसे आप कहेंगे ये फ्लोटिंग लीन। हमने फर्स्ट टाइप यहाँ देखा फ्लोटिंग लीन। अब हम टाइप्स ऑफ लीन्स पे जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ लीन्स क्या हो सकते हैं। एक टाइप है बैंक लीन। बैंक लीन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ हम यही बात की हमने फर्स्ट स्लाइड में। A lien is often granted when an individual takes out the loan from the bank to purchase an asset. For example, if the individual purchases a vehicle, the seller would be paid using the borrowed funds from the bank. In turn, the bank would be granted a lien on the vehicle. If the borrower doesn't repay the loan, the bank may execute the lien, seize the vehicle, and sell it to repay the loan. अब एक पर्सन बैंक से लोन लेके गाड़ी लेता है, गाड़ी अगर वो लोन नहीं दे पाएगा तो बैंक वही गाड़ी सेल आउट करवा के लीन ले सकती है, अपनी अपने अमाउंट्स जो हैं, अपनी पेमेंट्स जो हैं वो रिकवर कर सकते हैं। इफ द borrower doesn't pay the loan in full, the lien holder, the bank, then releases the lien and the individual owns a car free and clear of any liens. इसी तरह सेकंड हम टाइप दे सकते हैं, वो है जजमेंट लीन। A judgment lien is a lien placed on the asset by the court, which is usually as a result of the lawsuit. अगर कोर्ट कोई सिक्योरिटी, कोई कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर हो, कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसकी कंडीशन में कोर्ट कह दे कि इसकी सिक्योरिटी दें, इसकी आप इस मींस के लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखें, इसे कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करवाएं, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी आपको देनी होगी, मींस के बैंक की कोई जजमेंट हो, यानी जो प्लेंटिफ है उसके हक में कोई जजमेंट आ जाए, तो फिर जो आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट पार्टी जो होगी वो ज़रूर, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, वो ज़रूर कोई ना कोई
लीन प्रोवाइड करेगी, चाहे वो बैंक है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर कोर्ट जजमेंट की बेसिस पे लीन मैंडेटरी हो जाए, कोर्ट जजमेंट की बेसिस पे कोलेट्रल मैंडेटरी हो जाए, इसे आप कहेंगे जजमेंट लीन। इसी तरह हो सकते हैं machinic lien. The machinic lien can be attached to real property if the property owner fails to pay a contractor for service rendered. If the debtor never pays, the contractor could go to the court and get a judgment against the non-paying party, whereby property or asset can be auctioned off to pay the lien holder. यहाँ यानी अगर आपने किसी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, वहाँ आप का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट के बाद आप उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो अब वो कोर्ट में अगर जाएगा तो ये एक जजमेंटल लीन भी हो सकती है और ये एक मशीनिक भी है, इसे रियल प्रॉपर्टी लीन कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये होगा कि कोर्ट की जजमेंट के बाद कंट्रैक्टर को ये राइट होगा कि वो कोई भी प्रॉपर्टी बेच सकता है, प्रोजेक्ट होल्डर की कोई भी प्रॉपर्टी बेच के अपनी पेमेंट रिकवर कर सकता है। तो ऐसी इसे आप कहेंगे मशीनिक लीन और रियल प्रॉपर्टी लीन। अब है रियल एस्टेट लीन। रियल एस्टेट लीन इज अ लीगल राइट टू सीज एंड सेल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड। वो सिंपल पॉइंट है कि अगर कोई भी रियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यानी लोन लिया गया है और लोन पूरा नहीं किया जा सका, तो उस कंडीशन में अगर रियल एस्टेट को सीज करके बेचा जाए, इसे कहा जाता है रियल प्रॉपर्टी लीन, जिसे मॉर्टगेज लीन भी हम कह सकते हैं। अब एक पॉइंट और है, वो है टैक्स लीन्स। टैक्स लीन की कंडीशन वहाँ होती है कि जब आप टैक्स पे ना करें इन टाइम, यानी अगर कोई भी टैक्स पेयर, वो म्यूनसिपल अथॉरिटी है या जैसे पाकिस्तान में है एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कि अगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक नेशनल, एक पाकिस्तानी या आप कह सकते हैं कि नॉन रेजिडेंट, वो अगर पेमेंट ना करे, टैक्स की पेमेंट इन टाइम ना करे और उस पर एक बड़ी पेनल्टी या चार्ज आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में अगर टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से ऐसा डिसीजन हो कि अब उस पर्सन की कोई ना कोई एसेट को, किसी न किसी प्रॉपर्टी को, उसकी मशीनरी को, आप कह सकते हैं कंपनी को सेल आउट करके, सीज करके, जैसे इंसॉल्वेंसी की कंडीशन आ जाती है, तो बेच के भी लोन जो हैं वो या टैक्स जो हैं वो रिकवर हो सकते हैं। तो अगर कोई भी स्टेट अथॉरिटी किसी भी पर्सन से टैक्स रिकवरी में उसके एसेट को सीज कर ले और सीज करके सेल आउट या ऑक्शन किया जाए और टैक्स की रिकवरी की जाए, तो आप इसे कहेंगे टैक्स लीन्स, टैक्स राइट। ये हमारे पास था फर्स्ट, हमने मोड ऑफ सिक्योरिटी देखा जिसे हमने कहा लीन। लीन हमने बहुत ही सिंपल पॉइंट्स में डिस्कस किया कि लीन इज द राइट ऑफ द बैंकर टू रिटेन गुड्स बिलोंगिंग टू द डेटर। फर्स्ट पॉइंट हमने दे देखा। इसी तरह हमने कहा द गुड्स आर टू बी केप्ट इन पोजेशन बाय द बैंक टिल द एंटायर लोन इज पेड बैक। गुड्स जो है वो बैंक के पोजेशन में रहेंगी। अगर इन्वेंट्री या गुड्स की कंडीशन है तो बैंक के पास उसकी पोजेशन होगी और बैंक उसे किसी भी टाइम सेल आउट कर सकते हैं अगर आप इन डिफ़ॉल्ट टाइम पेमेंट ना कर पाए। अब सेकंड हम मोड देख सकते हैं, वो है मॉर्टगेज। यानी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जब यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो फिक्स्ड एसेट हो, इमूवेबल हो, तो मॉर्टगेज में सिंपल पॉइंट पहले तो क्लियर कर लें कि मॉर्टगेज में टाइटल ट्रांसफ़र होता है, पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं होती। यानी अगर आपने आप एक बिल्डिंग की अगेंस्ट आपने लोन लिया, लोन लेके अपनी घर बनाया, जैसे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है, या आपने लोन लिया और उसके अगेंस्ट आपने उस लोन से कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई प्लॉट लिया है, कोई ज़मीन ली है, तो अब बैंक को आप उसके सिर्फ टाइटल मींस के कागजात जो रजिस्ट्रेशन होगी वो ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी बैंक को आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ सिर्फ टाइटल ट्रांसफ़र होता है, पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो बैंक के पास सिर्फ टाइटल होगा और बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपनी पेमेंट रिकवर कर सकेगा। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब सिक्योर करवाया जाए, बहुत ही सिंपल पॉइंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब सिक्योर करवाया जाए अगेंस्ट द लोन, तो इसे आप कहते हो कि दिस इज अ मॉर्टगेज, दिस इज अ मॉर्टगेज लोन, लोन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टीज। यहाँ पॉइंट क्लियर करना चाहिए वो ये है कि यहाँ टाइटल ट्रांसफ़र होता है, पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं होती। यानी यहाँ आप कह सकते हो कब्ज़ा ट्रांसफ़र नहीं होता, यहाँ मलकियत ट्रांसफ़र नहीं होती। यहाँ कब्ज़ा बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होगा, यहाँ सिर्फ टाइटल ट्रांसफ़र होगा, सिर्फ उस टाइम तक जब तक आप पेमेंट आपने लोन की करनी है।
अगर आप फुल पेमेंट इन टाइम कर देते हैं तो आपका टाइटल दोबारा ट्रांसफ़र आपको मिल जाएगा, और अगर आप पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं फुल पेमेंट नहीं कर पाते डिफ़ॉल्ट टाइम में, तो फिर ये होगा कि बैंक आपके एसेट को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपके एसेट को, या जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट या कंट्रैक्टर आपके एसेट को सीज़ कर सकता है, सेल कर सकता है। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ क्लियर करना चाहिए, व्हाट इज़ अ मॉर्टगेज इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट। पहला पॉइंट तो इजी है कि मॉर्टगेज जो है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। मॉर्टगेज एक एग्रीमेंट है, मॉर्टगेज एक कॉन्ट्रैक्ट है, मींस रिटर्न secured by the collateral of specified real estate property that a borrower is obliged to pay back with the predetermined set of payments। यहाँ borrower जो है वो अपने एसेट को सिक्योर करवा लेते हैं अगेंस्ट द लोन। एसेट जो होगा इमूवेबल एसेट होता है, एक डेस्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ साइन हो जाता है, और प्री डिटरमिनेंट कंडीशन में, यानी जब लोन लिया जाए उसी टाइम ये तमाम कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। अब ज़रूरी पॉइंट जो है वो कुछ यूँ हैं कि मर्टगेज आर आल्सो नोन एज लीन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी और क्लेम्स ऑन प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी का लीन है, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफ़र हो रहा है। विद अ फिक्स रेट मर्टगेज द borrower pays the same interest rate for a life of the loan। फिर ये भी हो सकता है मर्टगेज जो है वो फिक्स इंटरेस्ट रेट हो, यानी अगर आपने लोन लिया और उस लोन के अगेंस्ट कोई बिल्डिंग आपने ले ली या घर ले लिया या घर को सिक्योर करवा लिया लोन के अगेंस्ट, तो आपको फिक्स्ड में ये होगा कि हर साल आप लोन की इंटरेस्ट जो है वो फिक्स इंटरेस्ट देंगे। 10,000 का इंटरेस्ट है तो फिक्स रहेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ पेमेंट या आप रीपेमेंट। ये आपके पास था मर्टगेज के हमने पॉइंट देखे। तो मर्टगेज में हमने जो मेजर कंडीशंस देखी वो हमने ये कहा कि मर्टगेज एक पहले बात इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब लोन लिया जाए या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को जब ट्रांसफ़र आप सिक्योर करवा लें तो इसे आप मर्टगेज कहेंगे। अगर मॉर्टगेज के फीचर्स देखें तो मैं बुक के पेजेस के साथ शेयर करूंगा। फीचर्स में पहला है कि स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट तो ये ज़रूरी है कि मॉर्टगेज में स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी। दूसरा, ये स्पेसिफिक मींस कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की कंडीशंस हैं कि कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अगेंस्ट जिनको मॉर्टगेज किया जा सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बैंक पे। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ ये है कि यहाँ पोजेशन जो है वो मर्टगेजर के पास रहेगी या सिर्फ टाइटल ट्रांसफ़र होगा। ज़रूरी पॉइंट जो है वो यही था कि पोजेशन मर्टगेजर के पास रहेगी, मर्टगेजी जो है उसके पास सिर्फ टाइटल जाएगा, पोजेशन नहीं जा सकती। इसी तरह रिपेमेंट ऑफ लोन जो है वो आपको इन टाइम पेमेंट करनी होगी। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर बैंक आपके एसेट को सीज कर सकता है। तब तक एसेट को आप यूज़ भी कर सकते हैं, तब तक एसेट से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, उसको रेवेन्यू पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर किया जा सकता है। यानी एक पर्सन अगर अपने घर के अगेंस्ट लोन लेने घर को सिक्योर मॉर्टगेज करवा लेता है तो वो उस घर में रिहाइश पजीर हो सकता है इस टाइम में। उसको उसकी जैसे भी आप कह सकते हैं उसका सर्कल है उसको नहीं रोका जा सकता। इसी तरह के रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी ये भी ज़रूरी है फीचर में कि जब एसेट जब लोन फुलफिल हो जाएगा, पेमेंट यानी फुल पेमेंट एक जो मॉर्टगेजी है वो पे कर देगा, यानी डेटर पेमेंट फुली लोन पेमेंट कर देगा, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का टाइटल दोबारा बैंकर को रिटर्न करना होगा, क्रेडिटर को रिटर्न करना होगा। ये तो मेजर फीचर्स हैं हमारे पास मॉर्टगेज के। अब देखते हैं कि हु यूजेस अ मॉर्टगेज। इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस यूज मॉर्टगेजेस टू मेक लीगल रियल एस्टेट परचेजेस विदाउट पेइंग द एंटायर परचेज प्राइस अप फ्रंट। आप अगर कोई भी रियल प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कोई घर बनाना चाह रहे हैं या कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप मॉर्टगेज की तरफ जा सकते हैं, मॉर्टगेज लोन लिया जा सकता है बैंक से। Over many years, the borrower repays the loan plus interest until she or he owns the property free and clear। जब तक लोन नहीं देंगे आपकी प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होगी, फ्री फ्री नहीं होगी, आप बेच नहीं सकते इसे, सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। और अगर जब लोन फुली पे हो जाएगा, रिपेमेंट आप कर देंगे, तो उस कंडीशन में फिर फ्री और क्लियर कंसीडर होगा। Mortgages are also known as liens against property or claim on property। If the borrower stops paying the mortgage, the lender can foreclose. There are forms of incorporeal right।
और अगर आप लोन पे कर देंगे फुल तो आप मॉर्गेज ट्रांसफ़र गुड्स प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज़ टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होगा। और यहाँ प्रॉपर्टी पे जो क्लेम है वो हमेशा क्रेडिटर का रहेगा अगर आप फुली पेमेंट नहीं करते। अब मर्टगेज की टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे हम एक टाइप लेते हैं कि 30 ईयर फिक्स्ड मर्टगेज है, 15 ईयर फिक्स्ड मर्टगेज है। सम मर्टगेज कैन बी अ शॉर्ट एज 5 ईयर, सम कैन बी 40 ईयर्स और लॉन्गर। डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पे, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पे, कि प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, प्रॉपर्टी किस नेचर की है। उसको देखते हुए हमेशा मर्टगेज लोन लिए जा सकते हैं। आप एसेट्स को मर्टगेज करवा सकते हैं। स्ट्रेचिंग पेमेंट्स ओवर मोर ईयर रिड्यूसेस द मंथली पेमेंट बट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू पे। और ये भी हो सकता है कि बैंकर्स के साथ अगर आपकी जो डीड साइन की जा रही है, बैंक के साथ आप डीड जो साइन कर रहे हैं एक मर्टगेजर, तो वो यहाँ यही होगा कि लोन इंटरेस्ट पेमेंट्स को इंक्रीज भी किया जा सकता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स को स्पीड अप भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है डीड पे। और मर्टगेजी के साथ जो भी मर्टगेजर की यहाँ जिन कंडीशंस पे लोन लिया जाए उन कंडीशंस में भी दोनों का अगर कॉन्सेप्ट हो तो कंडीशंस को चेंज किया जाता है। विद अ फिक्स रेट मर्टगेज द borrower pays the sum interest rate for the life of the loan. The monthly principal and interest payment never changes from the first mortgage payment to the last. If the market interest rate rises, the borrower payment doesn't change. If the interest rate drops significantly, the borrower may be able to secure that lower rate by refinancing the mortgage. The fixed rate mortgage is also called a traditional mortgage. ये फिक्स रेट पे हमने बात की। तो मर्टगेज का अगर रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स हो, यानी लोन लिया गया उसका रेट फिक्स हो, तो ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर मर्टगेजर और मर्टगेजी दोनों, अगर दोनों का कॉन्सेप्ट हो, दोनों चाहते हों इसको वेरिएट करना, इसको वेरिएबल रेट पे लाना, तो हो सकता है किया जा सकता है। फिर हो सकता है एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज, एआरएम जिसे कहा जाता है। इस टाइप में अगर देख लें, द इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड फॉर एन इनिशियल टर्म देन फ्लक्चुएट्स विद द मार्केट इंटरेस्ट रेट। अगर यहाँ ये होता है कि बैंक की जो कॉन्ट्रैक्ट या डीड साइन हो रही होती है मर्टगेजर और मर्टगेजी के दरमियान, उसमें फिर इंटरेस्ट रेट की कुछ फिक्स इंटरेस्ट रेट का कुछ टाइम रखा जाता है, इनिशियल 5 ईयर्स तक फॉर एग्जांपल। उसके बाद फिर, या इनिशियल 3 ईयर्स तक, उसके बाद फिर एआरएम पे चला जाता है, एडजस्टेबल रेट ऑफ मर्टगेज। जैसे जैसे पेमेंट आप मींस के फुलफिल होती जाएंगी, इंटरेस्ट रेट में वहाँ फिर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती जाएगी। बैंकर की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ आपको अलाउ की जाती है। तो मर्टगेजर को मर्टगेजी की तरफ से फिर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इसी तरह इनिशियल इंटरेस्ट रेट इज़ ऑफन अ बिलो मार्केट रेट। मार्केट रेट से बिलो होगा इनिशियल इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट से बिलो होगा, ताकि अब इनिशियल टाइम में आपका एसेट जो है वो सफ़र ना करे, और इसकी रेनोवेशन है या जो आप कह सकते हैं कि मर्टगेजर है वो पेमेंट कर सके। तो इनिशियल इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, सूटेबल। उसके बाद इंटरेस्ट रेट में फिर टाइम के साथ साथ उसके एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट की तरफ, यानी चेंजेबल इंटरेस्ट रेट की तरफ एक मर्टगेजर ले जाते हैं मर्टगेजी को। इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज लेटर, द borrower may not be able to afford the higher monthly payments. Interest rate could also decreases, making an ARM less expensive. तो यहाँ ये सहूलत होती है एक डेटर को, यानी यहाँ मर्टगेजर को सहूलत दी जाती है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो इंटरेस्ट रेट में कमी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इंटरेस्ट रेट में, और इनिशियल इंटरेस्ट रेट के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ रहेगी, और इसे आप कहते हो कि एडजस्टेबल मर्टगेज रेट। ये हमारे पास था सेकंड सिक्योर, आप कह सकते हो कि मोड ऑफ सिक्योरिटी, जिसे हमने कहा मर्टगेज। फर्स्ट हमने ले लिया जहाँ पोजेशन, सेकंड हमने मर्टगेज कहा, इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइटल ट्रांसफर होता है, थर्ड हमारे पास है प्लेज। अगर प्लेज की कंडीशन देखें तो प्लेज में पोजेशन ट्रांसफर हो रही होती है, प्लेज में पोजेशन ट्रांसफर होगी, टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। A pledge is a bailment that conveys possessory title to property. आप क्लियर हो चुके हैं, possessory title to the property owned by the debtor, the pledger, to creditor, the pledgee. creditor pledgee होगा, जैसे मर्टगेजी था, बैंक मर्टगेजी था, और जो बारोवर था वो
मॉर्गेजर था। तो यहाँ हमने डेटर जो है वो प्लेजर होगा और क्रेडिटर जो है वो बैंक हुआ और वो प्लेजी है। To secure payment for the sum debt or obligation and the mutual benefit of both parties. The term is also used to denote the property which constitutes the security. The pledge is type of security interest. तो यहाँ प्लेज की बात हो रही है, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको इजीली मूव किया जा सकती है, वो व्हीकल हो सकती है, वो कोई गाड़ी हो सकती है, वो कोई ऐसा एसेट हो सकता है जिसको आप मूव कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, जिसकी मूवेबिलिटी हो। ठीक द एसेट, जैसे हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट की कंडीशन में अगर आ जाए तो प्लेज की कंडीशन बनती है। तो प्लेज में हमने बहुत इजी पॉइंट देखा, प्लेज में टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होगा, पोजेशन ट्रांसफ़र होगी। प्लेजर को इसको सॉरी प्लेजी को पोजेशन यहाँ ट्रांसफ़र होगी, टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होगा, टाइटल रहेगा ओनर के पास जो रियल ओनर है। Pledge is the pignus of the Roman law from which most of the modern European-based law on the subject is derived, but is generally a feature of even the most basic legal system. It differs from hypothecation and from more usual mortgage in that the pledgee is in the possession of the pledgee. It is similar, however, in that all the three can apply to personal and real property. A pledge of the personal property is known as pawn, and that of the real property is called एंटी क्राइसिस। और अगर पर्सनल प्रॉपर्टी को आप प्लेज करते हैं तो उसे पान कहा जाएगा। एक पॉइंट, पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई भी ओनर, कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अगर करेगा उसे आप कहेंगे पान। और अगर अपनी रियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर उसको प्लेज किया जाएगा, उसके अगेंस्ट लोन लिया जाएगा, तो इसे आप कहेंगे एंटी क्राइसिस। और एक और पॉइंट यहाँ आप देख लें, वो है हाइपोथिकेशन का, जो हमारा टॉपिक यानी तो नहीं था आज। हमने तो आज लीन को देखना है, मॉर्गेज और प्लेज को देखना है। अगर हाइपोथिकेशन को यहाँ मैं आपके सामने रख लूँ तो हाइपोथिकेशन में टाइटल और पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं होती, सिर्फ यहाँ टर्म ऑफ जो आप कह सकते हो कि जो लोन टर्म है, वो कोलेट्रल टर्म है, कोलेट्रल टाइम है, वो देखे जाते हैं हाइपोथिकेशन में। तो यहाँ ना तो टाइटल ट्रांसफ़र होगा, ना तो पोजेशन ट्रांसफ़र होगी। लोन लिया गया अगर आप, टाइटल अगर भी ओनर के पास रहे, पोजेशन भी ओनर के पास रहे, लेकिन एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड लोन लिया गया हो, तो आप इसे कहेंगे कि ये हाइपोथिकेशन है। तो हम अब प्लेज में बात कर रहे हैं। प्लेज में हमने ये कहा कि प्लेज सिंपल, जब आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योर करवा लें लोन के अगेंस्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, मैं बार बार ये पॉइंट कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योर करवा लें और मूवेबल प्रॉपर्टी का आप पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाए बैंकर को, क्रेडिटर को, लेकिन टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो आप इसे कहते हैं कि ये pledge है। Understanding pledge assets. The borrower will transfer a pledged asset to the lender, but the borrower still maintains ownership of the valuable possession. Should the borrower default, the lender has a legal recourse or legal right to take ownership of asset pledged. The borrower retains all the dividends or other earnings from the asset during the time it is pledged. Once the loan is paid off and the debt is fully satisfied, the lender transfers the pledged asset back to the borrower. The type and value of pledged assets for the loan are usually negotiated between the lender and borrower. और यहाँ ये पॉइंट अब हमें क्लियर हो चुका है कि जब कोई भी एसेट आप प्लेज करवा लें, एसेट जो है वो मूवेबल होगा, इमूवेबल नहीं होगा, तो टाइटल ट्रांसफ़र होगा नहीं, सिर्फ पोजेशन की यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर जो बारोवर है वो लोन नहीं दे पाता, प्लेजी लोन नहीं पे कर पाता, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे, उस कंडीशन में आपके एसेट को बैंकर जो है वो फिर सीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज एसेट सीज़ नहीं हो सकता। ये हमारे पास आज 3 टाइप से हमने मोड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ देखी हैं आज, कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं और वहाँ लोन, आप कोई भी लोन लेते हैं, तो लोन के अगेंस्ट अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योर करवाया जाए तो ये हो जाएगा प्लेज, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योर करवाया जाए तो मॉर्टगेज होगा। ठीक है? तो इसी तरह हमने हाइपोथिकेशन की बात की, तो कोई भी इन दोनों में से सिक्योरिटी हाइपोथिकेशन में आप रख सकते हैं। तो ये हमारे पास आज टॉपिक था। यहाँ कोई प्रॉब्लम इशू रहे या हो तो ज़रूर बात करनी है, ज़रूर आपने क्वेश्चन करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।